नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत में असली शक्ति किसके पास है? क्या वो संसद में बैठे कुछ लोगों के पास है, या फिर राज्यों की राजधानियों में, या फिर असली शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जो जमीनी हकीकत को सबसे करीब से समझते हैं? आज हम पंचायती राज को समझेंगे। ये वो व्यवस्था है जो लोकतंत्र को भारत के गांवों की गलियों तक ले जाती है। कभी सोचा है कि गांव में एक सड़क कब बनेगी या पीने के पानी का नल कहाँ लगेगा? ये बड़े बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? पंचायती राज व्यवस्था इसी सवाल का जवाब है, जो आम नागरिकों को सीधे तौर पर अपनी बात रखने और फैसले लेने का हक देती है। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। मतलब सत्ता को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे स्थानीय समुदायों के हाथों में दे देना। तो इस पूरी विशाल व्यवस्था को समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पंचायती राज है क्या चीज? इस पूरी व्यवस्था का असली मकसद क्या है? ये एक लाइन इस पूरी व्यवस्था का सार बता देती है। ये सिर्फ शासन का एक तरीका नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जमीन से, मतलब कि जड़ों से मजबूत करने की एक जबरदस्त कोशिश है। ये गांवों के लिए अपना शासन खुद चलाने का एक ढांचा है, और इसकी आत्मा है ग्राम सभा, यानी गांव के सभी वयस्क नागरिकों की एक साथ बैठक। इसे गांव की संसद भी कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां सब मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। अच्छा, तो ये इतना जबरदस्त आइडिया ये आया कहाँ से? क्या ये आज़ादी के बाद की सोच है? नहीं, इसकी जड़ें तो और भी गहरी हैं। आइए इसके ऐतिहासिक सफर पर एक नज़र डालते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि भारत में इस आधुनिक स्थानीय शासन की नींव रखने का श्रेय एक अंग्रेज लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर में ही इसकी वकालत की थी। अब ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक बड़े सपने के सच होने की कहानी है। देखिए कैसे 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक सिफारिश की, एक बीज बोया। फिर 1959 में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर में इसे पहली बार लागू किया, और फिर धीरे धीरे कई कमेटियों के बाद 1986 में जाकर ये मांग उठी कि इसे सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि संविधान का हिस्सा बनाया जाए। ये दिखाता है कि जमीनी लोकतंत्र का विचार कितनी लंबी लड़ाई के बाद हकीकत बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे गांव, इतनी बड़ी आबादी, इस पूरी व्यवस्था को चलाया कैसे जाता है? इसका ढांचा कैसा है? इसे ना एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे नींव के तौर पर है गांव की ग्राम पंचायत, फिर बीच के फ्लोर पर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर छत की तरह पूरे जिले के लिए जिला परिषद काम करती है। और अगर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाएं, तो हर पंचायत भी छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। जैसे एक शहर में मोहल्ले होते हैं, ठीक वैसे ही गांव में वार्ड होते हैं, जहां से लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन इस व्यवस्था की जान है इसमें लोगों की भागीदारी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। लोकतंत्र को हमेशा नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सिर्फ 21 साल रखी गई है, ताकि युवा भी आगे आकर अपने गांव के विकास में नेतृत्व कर सकें। और अब बात करते हैं उस एक कदम की जिसने सच में भारतीय समाज में एक खामोश क्रांति ला दी। ये कानून बनाया गया कि पंचायतों में कम से कम 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मकसद था फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाओं को उनका सही हक दिलाना। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, कई राज्यों ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ाया, बिहार जैसे। और सिर्फ बिहार ही नहीं, करीब 21 राज्य ऐसे हैं जहां अब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है कि स्थानीय राजनीति में लैंगिक समानता को लेकर कितनी जबरदस्त प्रगति हुई है। अब देखिए, इतनी बड़ी और जरूरी व्यवस्था को सिर्फ सिफारिशों के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। इसे चाहिए थी एक मजबूत कानूनी रीढ़, और वो मिली 1990s के दशक में।
इसके लिए संविधान में 2 बहुत बड़े संशोधन हुए। 74वां संशोधन शहरों के लिए था, नगरपालिकाओं के लिए। लेकिन आज हमारा फोकस है 73वें संशोधन पर, जिसने ग्रामीण भारत की किस्मत ही बदल दी। और फिर वो तारीख आई जिसने इतिहास बदल दिया, 24 अप्रैल 1993। इसी दिन 73rd संविधान संशोधन कानून लागू हुआ और इसी के साथ पंचायती राज को मिल गया संवैधानिक दर्जा। मतलब अब ये कोई सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि भारत के शासन का एक अटूट हिस्सा बन गया था। इस एक संशोधन का असर बहुत जबरदस्त था। इसने न सिर्फ पंचायतों को मान्यता दी, बल्कि संविधान में एक नया हिस्सा भाग 9 जोड़ा। एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें बाकायदा लिस्ट बनाकर 29 विषय दिए गए, जिन पर काम करने की शक्ति और जिम्मेदारी अब सीधे पंचायतों की थी। तो ये पूरा सिस्टम, पंचायती राज, इस एक विश्वास पर टिका है कि असली लोकतंत्र वो है जो लोगों के सबसे करीब हो, उनकी गलियों में, उनके गांवों में हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या लोकतंत्र का असली भविष्य स्थानीय सरकारों के हाथ में ही है